स्वागत है आप सभी का संस्कार की ऑनलाइन क्लास में। मैं पवन स्वामी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो अधिगम चल रहा था और अधिगम के सिद्धांतों की हमने बहुत सारे सिद्धांतों की हमने बात कर ली थी। कुछ सिद्धांत हमारे बाकी भी हैं, व्यवहारवादी सिद्धांत शायद मोस्टली हो गए थे। इसके बाद में हम बात कर रहे थे पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी अधिगम सोपान की सिद्धांत, यानी अधिगम के सोपान या अधिगम के प्रकार। तो अधिगम के जो प्रकार होते हैं, हमने 3 प्रकार के प्रकारों की बात की थी। एक ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, 3 प्रकार की हमने बात की थी। ज्ञान प्राप्त करना, जब हम लेसन बनाते हैं तब उसके अंदर आता है ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, भावों को ग्रहण कर सकेंगे, भावात्मक अधिगम। और क्रिया करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, क्या कहलाता है? क्रियात्मक अधिगम कहलाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अधिगम सोपान के सिद्धांत। रॉबर्ट गेने का सिद्धांत है और इन्होंने अधिगम सोपान के सिद्धांत के 8 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए? 8 प्रकार बताए हैं। और 8 प्रकारों के अंदर हमने सबसे पहले बात की थी नंबर 1 संकेत अधिगम की, नंबर 2 हमने बात की थी उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम की, ठीक है ना। और तीसरी हमने बात की थी श्रृंखला अधिगम की, और चौथी हमने बात की थी शाब्दिक अधिगम की। ठीक है ना। संकेत अधिगम जो है वो पावलोव के सिद्धांत पर आधारित माना जाता है, ठीक है ना। उद्दीपक अनुक्रिया जो है वो थार्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित माना जाता है। श्रृंखला अधिगम जो है इसकी व्याख्या गिलबर्ट द्वारा की गई थी, और ये जो है शाब्दिक अधिगम अंडरवुड द्वारा, ठीक है ना। तो पावलोव संकेत के द्वारा समझना क्या कहलाता है? संकेत अधिगम कहलाता है। निम्न स्तरीय अधिगम है, छोटे बच्चों और मंद बुद्धि बच्चों के अंदर, व्यक्तियों के अंदर पाया जाता है, पशुओं के अंदर पाया जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के ऊपर आधारित माना जाता है, ठीक है ना। तीसरा श्रृंखला अधिगम, गिलबर्ट द्वारा इसकी व्याख्या की है। कर्मिक रूप से सीखना, श्रृंखलाबद्ध तरीके से सीखना, स्टेप बाय स्टेप सीखना, सीढ़ी दर सीढ़ी सीखना, क्या कहलाता है? श्रृंखला अधिगम कहलाता है। और उसके बाद में चौथी हमने बात की थी शाब्दिक अधिगम की। शब्दों का अर्थ ग्रहण करके ज्ञान प्राप्त करना, सीखना, समझना, क्या कहलाता है? शाब्दिक अधिगम कहलाता है। अब हम बात करते हैं 5वें अधिगम की। नंबर 4 तो हो गए ना। अब हम बात करते हैं बहुविवेदन अधिगम की, 5 नंबर। बहुविभेदन अधिगम की। बहुत सारों में विभेद करना, अंतर करना, ठीक है ना। यानी हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, 2, 4, 5, 6 चीज़ें, ठीक है ना। उन 4, 5, 6 चीज़ों के अंदर हम क्या कर पाते हैं? अंतर कर पाते हैं। और अंतर करने के बाद में जो हम किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं वो क्या कहलाता है? बहुविवेदन अधिगम कहलाता है। वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, अवैध वाले प्रश्न होते हैं, उनमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं और चारों के अंदर एक सही उत्तर का ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? बहुविवेदन अधिगम कहलाता है। इसके अलावा बहुविवेदन जो अधिगम है, इसका एक प्रकार ये भी हो सकता है कि बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, जो कोई विषय वस्तु होती है, उस विषय वस्तु को अलग अलग प्रकार की जो शिक्षण विधियाँ होती हैं, अलग अलग प्रकार के मेथड होते हैं या तरीके होते हैं, उनके माध्यम से हम जो है उसको अलग अलग डिस्कस करते हैं, वो भी बहुविवेदन अधिगम के अंतर्गत ही आता है। तो बहुविवेदन अधिगम का मतलब क्या हो गया? बहुत सारों में अंतर करना और उसके बाद में ज्ञान प्राप्त करना या सीखना, क्या कहलाता है? बहुविवेदन अधिगम कहलाता है। बहुविवेदन अधिगम जो है एक मनोवैज्ञानिक है पोस्टमैन, इसके द्वारा, पोस्टमैन द्वारा व्याख्या की गई, ठीक है ना। बहुविवेदन, 5वां प्रकार बहुविवेदन अधिगम, बहुत सारी विषय वस्तु में, बहुत सारी चीज़ों में सही एक का ज्ञान प्राप्त करना, सही एक का चयन करना और उसके बाद में ज्ञान प्राप्त करना, क्या कहलाता है? सीखना या अधिगम करना, क्या कहलाता है? बहुविवेदन अधिगम कहलाता है। वैकल्पिक, बहुवैकल्पिक जो प्रश्न होते हैं ये उसका उदाहरण माना जाता है। अवैध वाले प्रश्न जो होते हैं ये इसी का उदाहरण माना जाता है। अब हम बात करते हैं छठा संप्रत्य अधिगम या प्रत्यधिगम। संप्रत्य या प्रत्यधिगम, तो ठीक है ना। संप्रत्य कह सकते हैं या प्रत्यधिगम कह सकते हैं। देखिए संप्रत्य का मतलब क्या होता है?
कॉन्सेप्ट, एक रूपरेखा छात्र के द्वारा किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे हम बात करें कि भाई चलो कल एक अध्यापक जो है अपने स्टूडेंट्स को कहता है कल हम जो है किसी मंदिर में घूमने चलेंगे, ठीक है ना। तो मंदिर का नाम जैसे ही आता है तो छात्र जो है एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में तैयार कर लेता है, मस्तिष्क में एक जो है रूपरेखा तैयार कर लेता है और उसी रूपरेखा के आधार पर कुछ सीखना, कुछ ज्ञान प्राप्त करना, एक रूपरेखा, ठीक है ना। जब भी हम मकान बनाते हैं और मकान बनाने से पहले उसकी एक रूपरेखा बनाते हैं कि कहाँ किचन होगा, कहाँ बेडरूम होगा, कहाँ हॉल होगा, इस प्रकार की एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं और उसी रूपरेखा का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना, सीखना, ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? संप्रत्यधिगम कहलाता है या प्रत्यधिगम कहलाता है, कॉन्सेप्ट अधिगम कहलाता है, ठीक है ना। संप्रत्यधिगम जो है ये एक मनोवैज्ञानिक केंडलर द्वारा व्याख्या, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न तो ये बनता है कि संप्रत्यधिगम या प्रत्यधिगम जो है उसकी व्याख्या किसके द्वारा की गई है। देखिए किसके द्वारा दिया गया है, तो ये सारे के सारे प्रकार रॉबर्ट एम गेने द्वारा दी गई। व्याख्या किसके द्वारा की गई है? केंडलर द्वारा दी गई है। और तीसरा जो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि होता क्या है कि जब भी छात्र कोई कार्य करता है, जब भी कुछ सीखता है, सीखने से पहले, अधिगम करने से पहले अपने मस्तिष्क में उसकी एक रूपरेखा तैयार करता है और उसी रूपरेखा के अनुसार सीखना क्या कहलाता है? संप्रत्यधिगम कहलाता है, प्रत्यधिगम कहलाता है। मैंने आपको कई प्रकार के एग्जाम्पल दिए। छात्रों को कहा जाता है कि भाई चलो एक मॉडल बनाओ आप, ठीक है ना। विज्ञान का जो है मॉडल बनाने के लिए दिया जाता है कि भाई एक हार्ट का मॉडल बनाओ, ठीक है ना। या फिर जो है एक चित्रकला का जो अध्यापक है या जो ड्राइंग का जो अध्यापक है उसको बोल देता है कि भाई एक पर्यावरण के ऊपर आधारित चित्र बनाओ। तो छात्र जब भी वो चित्र बनाता है, मॉडल बनाता है, उससे पहले एक अपने मस्तिष्क में तैयार करता है कि इस प्रकार से हमें ये करना है, ये करना है, इन चीज़ों। तो इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट तैयार करना, एक रूपरेखा तैयार करना क्या कहलाता है? संप्रत्यधिगम या प्रत्यधिगम कहलाता है। इसके बाद में सातवां जो प्रकार आता है सिद्धांत अधिगम या फिर नियम अधिगम। सिद्धांत अधिगम या नियम अधिगम, ये सिद्धांत अधिगम जो है ये चिंतन स्तर का अधिगम माना जाता है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे निम्न कोटि का जो होता है वो कौन सा होता है? संकेत अधिगम होता है। उसके बाद में दूसरा जो उससे उच्च स्तर का जो अधिगम माना जाता है वो कौन सा माना जाएगा? उद्दीपक अनुक्रिया, उसके बाद में श्रृंखला, उसके बाद में शाब्दिक, उसके बाद में बहुविवेदन, उसके बाद में संप्रत्यय, उसके बाद में सिद्धांत अधिगम। तो इस प्रकार जो है इस तरह इनका बढ़ता चला जाता है, वो उनकी जो श्रेणी है जो उसके अंदर सुधार होता चला जाता है, इनकी कोटि के अंदर सुधार होता चला जाता है। तो यहाँ पे सिद्धांत अधिगम या नियम अधिगम यानी किसी नियम अथवा सिद्धांत के आधार पर किसी विषय वस्तु को ग्रहण करना या किसी विषय वस्तु का अधिगम करना या विषय वस्तु को सीखना क्या कहलाता है? नियम अथवा सिद्धांत अधिगम कहलाता है। जैसे आपको हिंदी के अंदर संधि पढ़ाई जाती है, उसके अंदर संधि के अंदर बता दिया जाता है कि ए प्लस ए बराबर क्या बन जाता है? आ बन जाता है। एक फिक्स नियम हो गया, ठीक है ना। इस एक प्रकार का नियम हो गया, एक प्रकार का सिद्धांत हो गया। अब इसके ऊपर आधारित जितने भी सवाल होंगे, जितने भी प्रश्न होंगे, उन सभी को इसी नियम के ऊपर आधारित उनको हल किया जाएगा। ये क्या कहलाएगा? नियम अथवा सिद्धांत अधिगम। इसको क्या माना जाता है? चिंतन स्तर का अधिगम माना जाता है। तो यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं। सिद्धांत अधिगम क्या होता है? तो सिद्धांत अधिगम क्या होता है कि नियम अथवा सिद्धांत के माध्यम से अर्थ ग्रहण करना, सीखना, ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? नियम अथवा सिद्धांत अधिगम कहलाता है। दूसरा यहाँ पे क्या बनता है कि किस प्रकार का अधिगम है? ये चिंतन स्तर का अधिगम माना जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं आठवां जो समस्या समाधान अधिगम। नंबर 8 समस्या ठीक है ना, समस्या समाधान अधिगम। अब इसको हम कह सकते हैं तर्क व चिंतन पर आधारित। सबसे पहले सबसे मुख्य बात है ये किस पर आधारित माना जाता है? तार्किक क्रिया पे आधारित माना जाता है, तर्क के ऊपर आधारित माना जाता है। एकमात्र अधिगम का प्रकार जो तर्क के ऊपर आधारित माना जाता है वो कौन सा कहलाता है? समस्या समाधान अधिगम। तो समस्या समाधान सर्वाधिक तर्क की जो आवश्यकता होती है, सर्वाधिक मस्तिष्क की जो आवश्यकता होती है वो किसमें होती है? समस्या का समाधान करने में। और समस्या का समाधान करते हुए छात्र द्वारा सीखना क्या कहलाता है? समस्या समाधान अधिगम कहलाता है। सबसे नंबर 2 है उच्च स्तरीय अधिगम। उच्च स्तरीय अधिगम या फिर कह सकते हैं उच्च कोटि का अधिगम।
ठीक है ना, उच्च स्तरीय अधिगम माना जाता है अथवा उच्च कोटि का अधिगम माना जाता है। ठीक है ना, तो कोई भी समस्या आती है, छात्र के सामने एक गणित का सवाल रखा जाता है, छात्र को हल करने के लिए कहा जाता है, छात्र उस सवाल को बार बार हल करने की कोशिश करता है, इसको कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, और उसके बाद में उस सवाल को हल करने का एक तरीका उसके दिमाग में आता है कि इस सवाल को तो ऐसे हल किया जाएगा, इस समस्या को इस प्रकार से हल किया जाएगा। तो इस प्रकार तर्क वितर्क उसके अंदर चलता रहता है, तर्क वितर्क मन ही मन में, मस्तिष्क में उसके तर्क वितर्क चलता रहता है और उसके ऊपर समस्या का समाधान करता है। वो क्या कहलाता है? समस्या समाधान अधिगम कहलाता है। तो हमने बात की है कि मुख्य रूप से रॉबर्ट गेने ने अधिगम के प्रकार बताए हैं। अधिगम के प्रकारों की हम बात कर चुके हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। एक डेविड आसुवेल है, उन्होंने भी 4 प्रकार बताए हैं। रॉबर्ट एम गेने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? 8 प्रकार बताए हैं। सबसे पहला कौन सा माना जाता है? संकेत अधिगम। दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तीसरा श्रृंखला अधिगम। चौथा कौन सा है? शाब्दिक अधिगम। और पांचवा बहुविवेदन अधिगम। छठा संप्रत्यय अधिगम या प्रत्यधिगम। सातवां सिद्धांत अधिगम और 8वां समस्या समाधान अधिगम। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे हमने 8 प्रकार के अधिगमों की, हमने प्रकार के जो अधिगम के जो प्रकार हैं उन सब की हमने बात की है। अब देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है ना, डायग्राम बनाते ये इस प्रकार से है। एक तो सबसे पहले नंबर 1 संकेत अधिगम। ठीक है ना, नंबर 1 निम्न स्तरीय अधिगम है। ठीक है ना, छोटे बच्चों में, पशुओं में और मंद बुद्धि बालकों में। ठीक है ना, पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है ना, दूसरा हम बात करते हैं उद्दीपक अनुक्रिया। ठीक है ना, तो ये किस पे है? थार्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है ना, तीसरा श्रृंखला अधिगम। ठीक है ना, और ये श्रृंखला अधिगम किसके द्वारा दिया गया है? दिया तो रॉबर्ट गेने के द्वारा दिया गया है, लेकिन इसका जो व्याख्या की है वो किसके द्वारा की गई है? गिलबर्ट द्वारा इसकी व्याख्या की गई है, गिलबर्ट द्वारा। ठीक है ना, गिलबर्ट द्वारा इसकी व्याख्या की गई है। उसके बाद में चौथा जो हम बात करते हैं शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम किसका है? अंडरवुड द्वारा व्याख्या। शाब्दिक अधिगम क्या आता है? शब्दों के द्वारा अर्थ ग्रहण करना, शब्दों के द्वारा सीखना क्या कहलाता है? शाब्दिक अधिगम। उसके बाद में 5वां जो है बहुविवेदन अधिगम, है ना, और बहुविवेदन की व्याख्या किसके द्वारा की गई है? कैंडलर द्वारा इसकी व्याख्या की गई है, सॉरी पोस्टमैन द्वारा, पोस्टमैन द्वारा व्याख्या। इसके बाद में प्रत्यधिगम, प्रत्यय बोल सकते हैं या फिर संप्रत्यय, प्रत्यय या संप्रत्यय अधिगम बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसकी व्याख्या कैंडलर द्वारा की गई है। ठीक है ना, और इसके बाद में जो है 7वां हम बात करते हैं। 7वां जो अधिगम का जो प्रकार है वो बोलते हैं सिद्धांत या नियम अधिगम। सिद्धांत बोल सकते हैं या फिर नियम बोल सकते हैं। ठीक है ना, और 8वां जो है समस्या समाधान अधिगम। ठीक है ना, तो सबसे निम्न कोटि का और सबसे उच्च कोटि का। ठीक है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसको सूक्ष्म बोल सकते हैं हम, सूक्ष्म अधिगम बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, तर्क पर आधारित अधिगम बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसको बोल सकते हैं चिंतन पर आधारित।
ठीक है ना। तो इस प्रकार अधिगम के जो प्रकार हैं 8 प्रकार हैं, किसके द्वारा दिए गए हैं? रॉबर्ट एम गेने के द्वारा दिए गए हैं। और रॉबर्ट एम गेने द्वारा अधिगम के 8 प्रकार: संकेत, उद्दीपक अनुक्रिया, श्रृंखला, शाब्दिक अधिगम, बहुविध अधिगम, प्रत्यय संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। इसके अलावा जो अधिगम के अन्य प्रकार हैं उनकी भी हम बात कर चुके हैं। हाँ कोई बात नहीं, तो खत्म हो, बंद करो।